नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 05 का टॉपिक रस की परिभाषा एवं रस निष्पत्ति सिद्धांत। यह टॉपिक हमारी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर हम इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे ताकि अगर प्रश्न यहां से बने, और ज्यादातर संभावना है कि यहां से प्रश्न बनेगा, क्योंकि पिछले 5 प्रश्न पत्रों में यहां से प्रश्न बना है, किसी ना किसी रूप में यहां से प्रश्न आया है। तो यह जो बिंदु है, यह जो टॉपिक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए इसे हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले रस की परिभाषा जान लेते हैं। जैसा कि इसके पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो इस पर चिंतन हुआ वो आचार्य भरत मुनि ने किया था। उन्होंने ही सबसे पहले रस की परिभाषा दी थी, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ जब अस्थाई भाव का संयोग होता है, यानी कि जो हमारे अंदर अस्थाई भाव है, जैसे कि मान ले रति है, रति हमारे अंदर अस्थाई भाव है, जब उसका विभाव अनुभाव या संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो जो चीज उत्पन्न होती है वही रस है। जैसे हमारे अंदर अस्थाई भाव रति है और जब उसका संयोग हुआ तो श्रृंगार की उत्पत्ति हुई, और जो श्रृंगार उत्पन्न हुआ यही श्रृंगार क्या है? रस है। आचार्य भरत मुनि ने रस की लौकिक संदर्भ में व्याख्या करते हुए बताया, क्या बताया अब उसे देखते हैं। जैसे उनकी मान्यता थी, वे कहते थे कि रस अनुभूति का विषय है। मतलब रस ऐसी धारणा है जिसे हम अनुभूति कर सकते हैं, जो हमारे अनुभूति की, जिसे सिर्फ अनुभूत किया जा सकता है। जो आस्वाद्य है वही रस है। यानी कि काव्य पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं, कोई भी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो रस उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, कोई भाव जागृत हो रहा है, वही क्या है? वही रस है। जैसा कि हमें रस की परिभाषा में बताया गया, विभाव अनुभाव संचारी भाव जब अस्थाई भाव से संयोग करते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार तो भरत मुनि के शब्दों में समझते हैं तो इन्होंने रस को अनुभूति का विषय माना है। विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयुक्त एवं विविध अभिनयों द्वारा व्यंजित अस्थाई भाव ही रस या नाट्य रस में परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो अस्थाई भाव है वही जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? रस में परिवर्तित हो जाता है। अस्थाई भाव रस नहीं है, किंतु वह रस का आधार है। जब वह विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह रस की निष्पत्ति करता है। इसीलिए इन्होंने यहां पर आचार्य भरत मुनि ने बताया कि अस्थाई भाव जो है यह रस नहीं है, किंतु यह रस का आधार है। क्योंकि नाट्य सामग्री से संयुक्त होकर वही रस बन जाता है। नाट्य सामग्री मतलब साहित्य मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर उदाहरण लें, उदाहरण के रूप में रति अस्थाई भाव है, अपने मूल रूप में श्रृंगार रस नहीं, परंतु नायक नायिका के सुख दुख आदि के प्रसंग में विविध अभिनयों के द्वारा जब वह रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी साहित्य है, कोई भी नाटक है, जब वह रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाएगा तो वह श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि रति का परिवर्तन किसमें हो गया? श्रृंगार में हो गया। यहां अस्थाई भाव से तात्पर्य कवि या दर्शक के अस्थाई भाव का ना होकर, यानी कि यहां जो अस्थाई भाव की चर्चा हो रही वह कवि या दर्शक के मन में उत्पन्न अस्थाई भाव नहीं, जो कवि या दर्शक के मन में अस्थाई भाव विद्यमान है वह नहीं है। यह नायक जो कि अभिनय कर रहा है
उसके मन का अस्थाई भाव है, या फिर जो उस काव्य में विद्यमान है उसके मन का अस्थाई भाव है, क्योंकि वही नायक ही लोक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार इन्होंने, आचार्य भरत ने रस के बारे में अपने मत, अपने तर्क प्रस्तुत किए। कुछ और एक आध तर्क देख लेते हैं। जैसे रस कला का आस्वाद नहीं है, कि रस ऐसा नहीं माना जा सकता कि रस जो है वो कला का आस्वाद है, ऐसा नहीं है। वह कलात्मक स्थिति है। रस एक कलात्मक स्थिति है स्वयं में। दर्शक जब इसका आस्वादन करता है और उसका आस्वादन हर्ष, खुशी, उल्लास आदि रूप में होता है, तो इसके दो अर्थ निर्धारित किए जा सकते हैं। एक तो यह कि रसास्वाद, यानी कि जो रस का स्वाद है केवल आनंदमय ही नहीं होता, विभिन्न अस्थाई भावों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। यानी कि रस सिर्फ आनंददायक ही नहीं होता, कुछ कटु अनुभूतियां भी हो सकती हैं। जैसा कि पहला तो आनंददायक होता है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो आनंददायक नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आनंददायक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आनंददायक ना हो। जब हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं, कोई साहित्य पढ़ रहे हैं, तो कुछ कटु अनुभूतियां भी होती हैं जिसकी व्यंजना की ओर संकेत नहीं किया जा सकता। यानी कि जब हम नाटक देख रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर आनंद भी उत्पन्न होगा, हर्ष भी उत्पन्न होगा, उल्लास भी उत्पन्न होगा, शोक भी उत्पन्न होगा, विषाद भी उत्पन्न होगा। तो जो भी रस है वह विभिन्न रूपों में हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार भरत के अनुसार विभिन्न प्रकार के भावों से संपन्न अस्थाई भाव ही रस कहलाता है। इसे हम अन्य प्रकार से भी संबोधित कर सकते हैं कि नाट्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के माध्यम से अस्थाई भाव की उपस्थिति ही रस है। अभिनवगुप्त ने द्वैताद्वैत सिद्धांत के आधार पर कहा था कि रस का अर्थ क्या हो सकता है। इन्होंने बताया था, अभिनवगुप्त ने बताया था कि आनंद, और यह आनंद विषयगत ना होकर आत्मगत ही होता है। अर्थात रस का अर्थ है कि आनंद, रस का अर्थ आनंद है, लेकिन जो यह आनंद है, यह आनंद विषयगत नहीं होगा, यह आत्मगत होगा। यह रस विषय से उत्पन्न नहीं होगा, ये आत्मा से उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार ये रहा रस। अब रस के निष्पत्ति सिद्धांत, अलग अलग आचार्यों ने क्या सिद्धांत दिए हैं रस को लेकर, इस पर चर्चा कर लेते हैं, इसे जान लेते हैं, ताकि बेहतर उत्तर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और बेहतर अंक प्राप्त करें और अच्छे परसेंटेज बनाएं। बढ़ते हैं आगे। तो रस निष्पत्ति सिद्धांत, इसमें भट्ट लोल्लट हैं, शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं और अभिनवगुप्त हैं। यही चार प्रमुख हैं और इन्हीं चारों के सिद्धांत जो है प्रमुख रूप से हमें पढ़ने हैं। भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, इसे हम आरोपवाद भी कहते हैं। और शंकुक, आचार्य शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद। और भट्ट नायक, इनके सिद्धांत का नाम है भोगवाद। और अभिनवगुप्त ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे अभिव्यक्तिवाद कहा गया। अब रस निष्पत्ति सिद्धांत में पहले हम चर्चा करेंगे भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद या आरोपवाद पर, लेकिन इससे पहले थोड़ी चीजें हम और देख लेते हैं। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में सौंदर्य अनुभूति के समकक्ष रस निष्पत्ति शब्द को स्वीकृति मिली। यानी कि जब हम भारतीय काव्य शास्त्र में, यानी कि जब हम काव्य पढ़ रहे हैं, तो जो सौंदर्य की अनुभूति होती है उसी के लिए रस शब्द का प्रयोग किया गया है। रस शब्द को उसी के लिए स्वीकृति मिली है कि काव्य को पढ़ते समय जो सौंदर्य की अनुभूति हो रही है वो क्या है, वही रस है। कुल मिलाकर ऐसा है। वस्तुतः काव्यानुभूति, यानी कि जो काव्य की अनुभूति है, काव्य का आनंद है,
ये शब्द काव्यानुभूत, काव्य आनंद, ये सब जो शब्द प्रयोग होते हैं एक प्रकार से रस की निष्पत्ति के समानार्थी हैं। यानी कि अगर कहीं काव्य अनुभूत कहा गया मतलब रस की उत्पत्ति, रस कहा जा रहा है। काव्य आनंद कहा गया मतलब रस की ही बात हो रही है। भारत के सूत्र में निष्पत्ति और संयोग प्रमुख शब्द रहे हैं। हमने भारत का सूत्र देखा था कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, तो इसमें इन्होंने निष्पत्ति का प्रयोग किया। तो निष्पत्ति में जो है संयोग और निष्पत्ति दो शब्द यहां पे मिलते हैं कि संयोगाद्र निष्पत्ति, तो संयोग और निष्पत्ति ये दो शब्द प्रमुख रहे। परवर्ती आचार्यों ने इन शब्दों की व्याख्या अपने अपने मतानुसार की और वही हमें विभिन्न रस निष्पत्ति सिद्धांतों में देखने को मिलता है। भारत ने अस्थाई भाव के आस्वादन को रस निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया। जैसे रति अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अब हम उत्पत्तिवाद या आरोपवाद पर चर्चा करते हैं। इस मत के प्रतिपादक हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट के सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद क्या था, इस पर चर्चा करते हैं। भारत सूत्र के आधार पर जो भारत मुनि ने सूत्र दिया, अभी हमने बताया कि विभावानुभाव व्यभिचार संयोग आदि निष्पत्ति, इसी के आधार पर और इस रस की, इस सूत्र की सबसे पहले सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले आचार्य भट्ट लोलट ही रहे। किंतु हमें इनके ग्रंथ का पता नहीं चल सका। इनके बारे में हमें केवल अभिनव भारती में अभिनव गुप्त द्वारा प्रस्तुत इनके मत से पता चलता है कि इनका मत इस प्रकार था। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने बताया है, इनके मत को दिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भट्ट लोलट का मत क्या था। इसको हम अभिनव भारती के अनुसार ही जानेंगे क्योंकि इनकी कोई प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई ग्रंथ इनका, कोई टीका, कोई पुस्तक इनकी हमें मिली नहीं है। तो भट्ट लोलट का मत क्या था, सबसे पहली चीज तो इन्होंने कहा कि विभाव आदि का अस्थाई भाव, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का अस्थाई भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब विभाव आदि का अस्थाई भाव से संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। वही सेम चीज इन्होंने कही जो भरत मुनि ने कही थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने कहा कि विभाव रस के कारण, जो विभाव रस का कारण है वह स्वरूप है, इसके द्वारा अस्थाई भाव की उपचित अवस्था का नाम रस है। यानी कि रस की उत्पत्ति का कारण स्वरूप है और इससे जो अस्थाई भाव उपचित हो रहा है वही क्या है, रस है। यानी कि जैसे भाव अनुभाव संचारी भाव जब संयोग किए किसके साथ, अस्थाई भाव के साथ, तो जो रस उत्पन्न, जो उत्पत्ति हुई वही रस है। यह रस मूलतः अनुकार्य अर्थात राम आदि, राम ले लें, कृष्ण ले लें या कोई भी ऐतिहासिक पात्र ले लें, तो इन्होंने कहा कि यह रस मूलतः राम आदि यानी कि जो ऐतिहासिक पात्र हैं उन्हीं में होता है, किंतु उनके रूपादि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में भी विद्यमान होता है। यानी कि जैसे कोई राम का अभिनय कर रहा है, नट मतलब अभिनेता, मान लीजिए कोई राम का किरदार निभा रहा है, तो जो चीजें राम के अंदर विद्यमान थी उसे प्रदर्शित करने का प्रयास अभिनेता हमारे समक्ष करता है। तो इस प्रकार ये तीन रहे इनके मत, भट्ट लोलट के मत रहे। आगे बढ़े तो भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या पुष्टि है। यानी कि जब भट्ट लोलट ने निष्पत्ति की व्याख्या की तो उन्होंने बताया कि इसका अर्थ जो है वह उत्पत्ति होता है या फिर इसे पुष्टि भी कह सकते हैं। विद्वानों ने इस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा क्योंकि इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया, उत्पत्ति, इसीलिए इनके सिद्धांत को विद्वानों द्वारा उत्पत्तिवाद नाम
दे दिया गया। भट्ट लोलट के इस सिद्धांत में संयोग का वही अर्थ है जो भरत ने किया है। जैसा हमें भरत मुनि के यहां देखने को मिलता है वैसे यहां भी, अर्थात अस्थाई भाव के साथ संयोग उत्पत्ति का अर्थ यहां वास्तव में अभाव में भाव की कल्पना है, और इस सिद्धांत को आरोपवाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार भट्ट लोलट के सिद्धांत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा गया। अभिनवगुप्त द्वारा उद्धृत अर्थ में आरोप का मतलब होगा अभिनेता का कुछ समय के लिए अपने को राम आदि यानी कि राम कृष्ण कोई भी ऐतिहासिक किरदार निभा रहा है, जो नट है अभिनेता है, तो उसको समझना। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे अरुण गोविल जी हैं, वो राम का किरदार निभा चुके हैं, तो अभी उनसे कोई दर्शक मिलता है, कोई सहृदय मिलता है, तो अभी भी उनको किस रूप में देखता है? उनको राम के रूप में देखता है। अभी हाल में हमने देखा था कि एयरपोर्ट पर उनसे एक महिला मिली थी और उनको राम समझकर उनके पैरों में गिर पड़ी थी। तो इस प्रकार यही चीज वहां पे अपने को भट्ट लोलट जी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो भट्ट लोलट ने संयोग को 3 अर्थों में स्वीकार किया। जो यहां पर संयोग था, जो भरत मुनि ने वही व्याख्या की और उसकी वही व्याख्या लोलट ने भी की, और लोलट ने इसको 3 अर्थों में स्वीकार किया। नंबर 1, अस्थाई भाव विषय के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध से उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, अनुभाव अनुमाप्य अनुमापक संबंध से उनकी अनुमति कराते हैं। अनुभाव जो होता है अनुमाप्य और अनुमापक संबंध से उनकी अनुमति करा देते हैं। और अगले पॉइंट पर बात करें तो संचारी भाव पोष से पोषक भाव का संबंध है। जो संचारी भाव है पोष से और पोषक, यानी कि एक जैसे कि एक पालन कर रहा है और एक पालित हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, उसका पिता उसका पालन कर रहा है और बच्चा क्या है, उसके द्वारा पालित है। तो इस प्रकार का यहाँ पे संबंध है। संचारी भाव पोष से पोषक भाव संबंध से उसकी रस रूप में पुष्टि करते हैं। इस रस की स्थिति यद्यप मूल रूप से अनुकार्य में ही होती है, पर अभिनेता के कौशलपूर्ण अभिनय के कारण दर्शक उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को भी हम आरोपवाद कहते हैं। जैसे अरुण गोविल जी ने राम का किरदार ऐसा निभाया कि लोग उन्हें ही राम समझने लगे। इस तरीके से उनके चरित्र को अपने अंदर उन्होंने अपना लिया और फिर आज उनको जो दर्शक है, जो सहृदय है, वो उनको समझ रहा है कि वही राम है, जबकि वास्तविकता से सब विज्ञ हैं कि हाँ ये राम वास्तविक राम नहीं है, लेकिन किरदार की वजह से, उनके चरित्र की वजह से ऐसा लोग मान रहे हैं। भट्ट लोलट सहृदय यानी कि भट्ट लोलट का मानना है, इन्होंने कहा कि भट्ट जो है सहृदय या सामाजिक के आनंद का निषेध, इन्होंने इसको जो है भट्ट लोलट ने कहा कि सहृदय या सामाजिक के आनंद का निषेध, इन्होंने इसे माना नहीं, किंतु इनकी धारणा थी कि रस का वास्तविक आस्वादन मूल रूप से ऐतिहासिक नायक नायिका का, यानी कि इनका मानना था कि जो रस है उसका आस्वादन कौन कर रहा है? ऐतिहासिक नायक नायिका, और कोई नायक नायिका नहीं कर सकते, इनका ये मानना था। जैसे आज के उपन्यास लिखे जा रहे हैं, इसका जो कैरेक्टर होगा वो नहीं कर पाएगा, इनका ये मानना था। दर्शक या सहृदय के हृदय में, ठीक है, दर्शक या सहृदय दोनों एक ही चीज है, ठीक है, के हृदय में तो नर नारी के माध्यम से उनके रस की प्रतीत करके रस उत्पन्न होता है। जो नायक नायिका है वो जो चीज सोच रहा है, उसकी जो मन स्थिति है, वैसी ही मन स्थिति पाठक की भी बन जाती है, दर्शक की भी बन जाती है, और फिर जो रस उसके अंदर उत्पन्न हो रहा था नायक नायिका के अंदर, वही पाठक या दर्शक के अंदर भी उत्पन्न होगा। और वास्तविक तथा सामाजिक यानी कि दर्शक का रस है प्रतीत से उत्पन्न रस,
और इसके माध्यम है नट और नटी, यानी कि जो नाटक चल रहा है अगर वहां पे नट और नटी यानी कि अभिनेता और अभिनेत्री जब अभिनय कर रहे हैं तो उन्हें रस की प्रतीति हो रही, रस की उत्पत्ति हो रही है और वो दर्शक तक पहुंच रही है। तो इसका माध्यम कौन हुआ? नट और नटी हुए, अभिनेता और अभिनेत्री हुए। तो इस प्रकार ये सिद्धांत दिया था भट्ट-लोलट ने। अब अगले सिद्धांत की ओर बढ़ें तो संकुक का अनुमितिवाद आता है। अब संकुक का अनुमितिवाद क्या है इसे देखते हैं। भारत के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे आचार्य संकुक हैं, जिन्होंने न्याय दर्शन के अनुमान प्राणवाद सिद्धांत के आधार पर अनुमितिवाद की स्थापना की। ये अनुमितिवाद के संस्थापक हैं। इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी के आसपास है और इन्होंने जो भट्ट-लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति बताया था उसका विरोध किया और इन्होंने निष्पत्ति का नया अर्थ प्रतिपादित किया जो अनुमिति है। इन्होंने निष्पत्ति का नया अर्थ दिया जिसे हम अनुमिति कहते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि रस उत्पन्न नहीं होता, अनुमित होता है। रस की मूल स्थिति संकुक भी ऐतिहासिक नायक नायिका ही मानते हैं, यानी कि जैसे भट्ट-लोलट मान रहे थे वैसे ये भी मानते हैं कि जो रस की मूल स्थिति है वो ऐतिहासिक नायक नायिका में ही है, किंतु दर्शक उसे प्रत्यक्ष देखकर आरोप के द्वारा प्राप्त नहीं करते, वरन अनुमान से प्राप्त करते हैं। वहां पे भट्ट-लोलट का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा था कि वे जो है आरोप से प्राप्त करते हैं रस को, यहां पे इन्होंने कहा कि अनुमान से प्राप्त करते हैं रस को। मैं अंतर बताते हुए चल रहा हूं ताकि याद करने में आसानी हो। आप इस लेक्चर को जब दो बार मैक्सिमम सुन लेंगे तो काफी सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, आप लिखने के स्तर पर आ जाएंगे। और अगर और ज्यादा बार देख पाए तो आप देखिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर आपके पास समय रहता है, आप एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंच जाते हैं, जरूर देखिएगा इन वीडियोस को, आपको इससे हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इन्होंने जो है अनुमान को माना कि जो रस है वह अनुमान से प्राप्त करता है दर्शक। संकुक का कहना है, संकुक मानते हैं कि दूसरों को रस दशा में देखकर पहले तो दर्शक को रस की प्रतीति ही नहीं हो सकती। अब इनका जो तर्क है उन्होंने दिया कि दूसरे को रस दशा में देखकर दर्शक को रस की प्रतीति ही नहीं होगी। यदि कुछ अनुभव होता भी है, अगर मान लो कि वो कुछ अनुभव करता भी है, तो ऐसा कदापि जरूरी नहीं है कि वह अनुकूल ही हो। यानी कि जैसा अभिनेता, जो रस अभिनेता के अंदर उत्पन्न है वही दर्शक के अंदर भी उत्पन्न हो। इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है, यानी कि प्रतिकूल असर भी हो सकता है दर्शक पर। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे कोई मूवी चल रही है हमारे सामने, हम सिनेमा हॉल में है, कोई मूवी चल रही, नायक नायिका का श्रृंगार आया वहां पे, तो हो सकता है कि हम उसमें वहां पे उनका श्रृंगार रस आ रहा है उनके अंदर, लेकिन हमारे अंदर हो सकता है कि श्रृंगार रस ना आए, यानी कि जो दर्शक है उसके अंदर श्रृंगार रस ना आए। हो सकता है संकोच उत्पन्न हो उसके अंदर, या फिर हो सकता है ईर्ष्या उत्पन्न हो उस श्रृंगारिक क्षण को देखकर। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। संकुक के सिद्धांत की बात करें आगे, तो भारत ने अस्थाई भाव और रस में कोई अंतर नहीं माना। अस्थाई भाव की मूल अनुभूति तो मूल नायक नायिका में होती है। रंगमंच पर अभिनेता और अभिनेत्री सफल अभिनय करते हैं तो प्रेक्षक यानी कि जो दर्शक है चित्र तुरंग न्याय से उन्हीं को नायक नायिका समझ लेता है और उनके अभिनय से चमत्कृत होकर मूल भाव का अनुभव करता है। जैसा कि मैंने अरुण गोविल जी का उदाहरण देकर समझाया था कि उन्होंने क्या किया, उन्हें राम समझकर रस का आनंद ले रहा है दर्शक। रामायण आता है तो हम लोग जो राम के ही किरदार को हम वास्तविक राम समझकर उसका आनंद लेते हैं।
और आगे बढ़े तो जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको कोई इमेज दे दी जाए, कोई उसको फोटो दे दी जाए, तो उस फोटो को, जैसे उसमें घोड़ा बना है, बिल्ली बनी है, तो वो उसी चीज को वास्तविक समझने लगता है। या फिर अरुण गोविल जी वाला उदाहरण आपके सामने है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो परवर्ती आचार्यों में संकुक के अनुमितिवाद का खंडन यह कहकर कर दिया गया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो कुछ नए सिद्धांत बनाती हैं और पुराने सिद्धांतों को खंडित करती हैं। जैसे अभी देखिए जो आधुनिक पीढ़ी आ रही है वो क्या कर रही है, जो परंपरावादी पीढ़ी है उसके विचारों का खंडन कर रही है। ठीक यही स्थिति यहां भी थी, काव्य शास्त्र में भी ठीक यही स्थिति थी कि परवर्ती आचार्यों द्वारा संकुक के सिद्धांत का खंडन किया गया। और अनुमान तो वास्तविकता के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है, तो यहां पे उनका तर्क क्या था कि अनुमान तो वास्तविकता के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन कृत्रिम विभावाद के द्वारा इसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। यही तर्क देकर परवर्ती आचार्यों ने इनके अनुमितिवाद का खंडन कर दिया। आगे अब जो तीसरा सिद्धांत है वह है भट्ट नायक का भोगवाद। भरत के सूत्र की व्याख्या करने वाले तीसरे आचार्य भट्ट नायक हैं। इनका समय काल है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास। इनका सिद्धांत भोगवाद कहलाता है। इन्होंने जो मत प्रस्तुत किया वह मत भोगवाद कहलाता है, वह सिद्धांत भोगवाद कहलाता है। भट्ट नायक ने अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतकारों का खंडन करते हुए कहा कि संकुक ने अनुमान सिद्धांत के द्वारा मूल बात को उलझा दिया है। लोलट और संकुक की बात का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि रस का ना तो ज्ञान होता है, ना उत्पत्ति और ना अभिव्यक्ति। यदि रस दूसरे के भाव को साक्षात्कार अथवा ज्ञान से उत्पन्न होता है, यानी कि यदि रस दूसरे के भाव के साक्षात्कार या ज्ञान से उत्पन्न होता है तो शोक से शोक की उत्पत्ति होनी चाहिए, आनंद से आनंद की, और ना कि शोक से आनंद की हो जाए। जैसे हम कोई सिनेमा देख रहे हैं, वहां पे कोई शोक दृश्य आए तो हमारे अंदर कई बार होता है उल्टा हो जाता है, हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे विलन की मृत्यु हुई, क्या हुआ, हमें खुशी मिली, हमें आनंद हुआ। तो यह तर्क देते हुए इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का, पूर्ववर्ती मतों का खंडन कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रस का ना तो ज्ञात होता है, यानी कि रस जो है उसका ना तो ज्ञान होता है, ना उत्पत्ति होती है और ना ही अभिव्यक्ति होती है। अगर ऐसा होता तो दूसरे के भाव के साक्षात्कार अथवा ज्ञान से उत्पन्न होता है, यानी कि जो रस है वह दूसरे के भाव को देखकर या उसे जानकर अगर उत्पन्न होता है तो शोक से शोक की उत्पत्ति होनी चाहिए और आनंद से आनंद की, ना कि शोक से आनंद की। कई बार शोक से आनंद की भी उत्पत्ति होती है। तो और दूसरी बात कि रस यदि सहृदय के हृदय में ही स्थित है और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अव्यक्त हो जाता है तो प्रश्न उठता है कि नायक का व्यक्तिगत भाव प्रेक्षक के वैसे ही व्यक्तिगत भाव को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए राम के ऊपर रामायण लिखी गई और उसका कोई अभिनय कर रहा है तो जैसा तत्कालीन भाव राम का था एकदम वैसा ही भाव जो अभिनेता कैसे प्रकट कर सकता है। इन्होंने यह बात कही। भट्ट नायक ने रस की स्थिति का, इन्होंने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका में मानी और ना नट नटी में, ठीक है, यानी कि अभिनेता अभिनेत्री में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी, यानी कि दर्शक में मानी, जो पाठक है या दर्शक है उसमें मानी, जो उसे ग्रहण कर रहा है। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियां होती हैं। उन्होंने 3 शक्तियां निर्धारित की, आचार्य भट्ट नायक ने 3 शक्तियां निर्धारित की और ये 3 शक्तियां हैं अभिधा, भावकत और भोजकत।
अभिधा क्या है? अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। और भावकत्व क्या है? भावकत्व वह है जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर, यानी कि भाव जब ग्रहण हो जाता है, भाव का भावन होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर वह उसका साधारणीकरण हो जाता है। यानी कि जब कोई भाव है हमारे अंदर ग्रहण हो गया तो उसका साधारणीकरण हो गया, वह साधारण हो गया और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। जैसे उदाहरण हम ले दुष्यंत और शकुंतला के प्रति रति का। अगर दुष्यंत का शकुंतला के प्रति रति हुई, यह पाठक के लिए क्या हो सकता है? सामान्य स्त्री पुरुष के मध्य उत्पन्न रति हो सकती है। और इसके संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी के चिंतक हैं डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने क्या कहा? कतिपय विद्वानों का मत है कि भट्ट नायक रस की स्थिति शब्दार्थ में मानते हैं। आरंभ में हमारी भी यही धारणा थी, किंतु इसमें अधिक सार नहीं है। अभिनव भारती आदि में उद्धृत भट्ट नायक के मंतव्य के विश्लेषण तथा अभिनव द्वारा उसके खंडन से इस मत का निश्चित निराकरण हो जाता है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने अपने मत में इसका समर्थन कर दिया। ये रहा भट्ट नायक का भोगवाद। हमने अभी तक चर्चा कर ली। अब आखिरी पर चलते हैं, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद क्या है, इसे जानेंगे। भरत रस सूत्र के चौथे व्याख्याता, यानी कि रस का एकमात्र सूत्र है भरत का और उसी की व्याख्या सब किए जा रहे हैं। आज भी हम आधुनिक समय में भी जब हम रस की परिभाषा देखते हैं तो वही परिभाषा देखते हैं जो आचार्य भरत ने निर्धारित कर दी थी। भरत रस सूत्र के चौथे व्याख्याता अभिनव गुप्त हैं। इनका समय जो है 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास है। वस्तुतः इनकी नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक और ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीकाओं के आधार पर ही रस सिद्धांत के अन्य आचार्यों के मतों की स्थापना भी की जा सकती है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जो अभिनव गुप्त ने सिद्धांत दिया उसे अभिव्यक्तिवाद कहा गया, जो प्रायः शैव दर्शन पर आधारित है। इनका जो सिद्धांत है अभिनव गुप्त का शैव दर्शन पर आधारित है। पिछले वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी। और अभिनव ने भट्ट नायक के भोगवाद की आलोचना करते हुए, अब अभिनव ने क्या किया? भट्ट नायक के भोगवाद की आलोचना कर दी और कहा कि उन्होंने 3 शक्तियों की कल्पना व्यर्थ ही की। कौन सी 3 शक्तियां? उन्होंने 3 शक्तियां मानी थी, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो इनका उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि ये व्यर्थ हैं, क्योंकि काव्य में यह कार्य लक्षणा तथा व्यंजना, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति हमने पढ़ी थी, तो लक्षणा तथा व्यंजना से संपादित हो जाता है। जिस प्रकार इन्होंने उदाहरण से समझाया कि जिस प्रकार धरती में बीज पड़े रहते हैं और अनुकूल स्थिति पाने पर अंकुरित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सहृदय के मन में अस्थाई भाव का जो बीज है, अस्थाई भाव रूपी बीज है, वह पड़ा रहता है और अनुकूल परिस्थिति पाने पर अव्यक्त हो जाता है। सहृदय के मन में रति, शोक, निर्वेद आदि अस्थाई भाव बीज की तरह पड़े रहते हैं। नाटक या कविता पढ़ने या देखने पर काव्य प्रतिपादन के आधार पर अनुकूल परिस्थिति पाकर सहृदय का अस्थाई भाव अभिव्यक्त हो जाता है, यानी कि शोक की उत्पत्ति हो गई, रति की उत्पत्ति हो गई, तो इससे श्रृंगार की उत्पत्ति हो गई या करुण की उत्पत्ति हो गई, करुण रस उत्पन्न हो गया, तो ऐसा यहाँ पे हो जाता है। और इसी मत को, जो ये मत है, यही अभिव्यक्तिवाद है। इसे हम लोग संक्षेप में इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे निर्विघ्न प्रतीति से ग्राह्य भाव ही रस है, अर्थात नाटक अथवा काव्य में उपकरणों द्वारा साधारणीकृत होकर व्यक्तिगत राग द्वेष आदि की चेतना से मुक्त होकर रति आदि भाव सुखमय प्रतीत के विषय बन जाते हैं, या सुखमय प्रतीत ही रस है। यानी कि राग द्वेष से मुक्त होकर रति या फिर शोक, निर्वेद आदि जब सुखमय प्रतीति दें या पाठक या दर्शक के हृदय से प्रतीति हो, उत्पन्न हो, तो वही क्या है? रस है।
रस की प्रतीति तो सहृदय की आत्मा ही करती है, किंतु यह प्रतीत वैयक्तिक ना होकर निर्वैयक्तिक होती है, यानी कि यह व्यक्तिगत नहीं होती है। और साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर ही ना होकर समष्टि के धरातल पर होती है, यानी कि व्यक्तिगत नहीं है, यह समष्टि है, यानी कि सामाजिक है। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत और समष्टि मतलब सामाजिक। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, तो उसी से इसको हम समझ सकते हैं। अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय के चित्त में संस्कार रूप में विद्यमान रहता है, यानी कि यह संस्कार की तरह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहता है या आसीन रहता है। संस्कार का रूप होने के कारण वे समान भी होते हैं। और काव्यात्मक शब्द से सहृदय व्यक्ति को सामान्य अर्थबोध से अधिक प्रतीति होती है। तो इस प्रकार ये तो था इनका संक्षेप सारांश इनके मतों का। और हमने यहां पर देख लिया भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या भोगवाद, शंकुक का निमित्तवाद, भट्ट नायक का भोगवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। यहां पर रस निष्पत्ति का सिद्धांत खत्म हुआ और रस की परिभाषा हमने शुरुआत में देख ली थी। तो यहां से अगर प्रश्न बनता है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा ताकि चीजें आपको कंठस्थ हो जाएं, तथ्य आपको कंठस्थ रहेंगे, याद रहेंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से उत्तर लिख पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले ऐसे किसी वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।